और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन से शहरियों के इनखला के लिए रूस ने आरजी जंग बंदी का ऐलान किया है, जो अच्छा कदम है, लेकिन रूस का कहना है कि वो यूक्रेन से राहदारी इस तरह खोलने का मंसूबा बना रहा है जो रूस या उसके हलीफ बेलारूस को जाती हो। कीव का कहना है कि रूस का ये कदम सस्ती शोहरत हासिल करने पर मबनी है। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है। रूस ने कीव, खार्किव, सूमी और मारियोपोल से राहदारी बनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस फौजी साजो सामान इकट्ठे कर रहा है ताकि भरपूर हमले कर सके। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक और जनरल को मार गिराने का दावा किया है। खार्किव में रूस के एक सीनियर कमांडर गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। बताया जाता है कि महलूक कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था। 13 दिनों से हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का असर अब पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जिस तरह से रूस से कई ममालिक को गैस सप्लाई की जाती है, भारत में भी बड़ी मिकदार में सीएनजी गैस की सप्लाई होती है। अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ 34 सीएनजी पंप्स हैं, लेकिन इनमें से 12 पंप 2 रोज कबल कंप्रेसर कम होने की वजह से बंद हो चुके हैं और इस वक्त शहर के आधे से ज्यादा गैस पंप बंद हैं। सर 3 दिन से बराबर चल रही, बोले थे 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं सॉल्व हुई है। ये सरकारी पंप केवल चालू हैं 6-7 बस कानपुर नगर में। तो कहाँ से भटक कर आ रहे हैं आप? हम यहाँ चौथी जगह आए हैं। अच्छा, गैस नहीं मिल पा रही? हाँ, न श्याम नगर वाले पे, न कृष्णा नगर वाले पे, न टाट मिल चौराहे वाले पे है। उसके बाद यहाँ आया हूँ मैं। 2-3 दिन हो गए ना, प्रेशर नहीं मिलता। यहाँ भी ये प्रेशर नहीं है। बताइए गैस हम लोग कैसे गाड़ी चलाए? अब ऐसी दिक्कतें पहले कभी हुई हैं? नहीं, पहले इतनी नहीं थी, अभी हो रही 2-3 दिन से। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब हर जगह कहीं भी पंप मतलब केवल एक खुला है, 4-5 पंप केवल है, कहीं मिलती ही नहीं। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब भारत पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गैस के भंडार रूस और यूक्रेन में हैं, जिसकी सप्लाई भारत में होती है। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर सीएनजी पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और कानपुर में 34 सीएनजी पंप हैं, जिसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा पंप बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कानपुर के इस सीएनजी पंप पर देखिए किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं से होकर आ रहे हैं और करीब 3-4 जगह होने के बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है सीएनजी मिल पा रही है, जिसको यहाँ पर लोग लाइन लगाकर हालांकि ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आने वाले 2-3 दिन बहुत निर्णायक होंगे। अगर इसी तरह से माहौल रहा तो शायद गैस नहीं मिल सकेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबर महाराष्ट्र से। मुंबई में राहुल कुणाल के घर पर आईटी ने छापेमारी की है। राहुल कुणाल आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। राहुल कुणाल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। शिवसेना के एक और लीडर संजय कदम के घर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। सुबह 5 बजे संजय कदम के घर पर छापेमारी हुई है। आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर असेंबली की सीढ़ियों पर एक बार फिर बीजेपी का एहतजाज देखने को मिला। एक बार फिर नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी अरकान असेंबली ने एहतजाजी मुजाहरा किया, लेकिन आज भी अपोजिशन के एहतजाज को हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज किया गया। इस पूरे मामले पर बीजेपी लीडर आशीष शेलर से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने कई सवालात किए।
नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के सीटों पर बीजेपी एक आक्रामक भूमिका नजर आ रही है। और आशीष जी हमारे साथ बात करें। सर, लगातार दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है, आप लोग सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं रुख अड़ेपन नजर आ रहा है। सरकार ने आंख कान नाक बंद किए, इसका मतलब लोगों ने बंद किया ऐसा नहीं है। जनता इस बात से उत्तेजित है। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों के साथ मंत्री व्यवहार करता है। अल कायदा, जैश ए मोहम्मद की जो संगठना है उनके साथ काम करने वाले लोगों से बैठक करता है और इस प्रकार के मंत्री को सरकार प्रोटेक्ट करती है। इसके खिलाफ जनता की आवाज ये भारतीय जनता पार्टी बुलंद कर रही है। एनसीपी या उनके नेताओं का कहना है कि अभी तक जो सबूत दिए गए हैं कहीं दोषी नहीं पाए जा रहे। जब तक दोषी नहीं होंगे तो हम इस्तीफा नहीं लेंगे। देखिए, कोर्ट ने रिमांड एप्लीकेशन के ऑर्डर क्या क्या वो पढ़े, अपन ने आंख बंद की है, इसके लिए जनता ने बंद नहीं की है। एनसीपी ये पूरी आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, क्योंकि लगातार दूसरे सप्ताह भी आंदोलन, जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन और तेज चालू होगा। आशीष जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरीके से अपने जो आंदोलन है उसके पीछे नहीं लेंगे। देख सकते हैं कि विधानसभा की सीढ़ियों पे किस तरह से जो बीजेपी के आला नेता है वो मौजूद हैं और वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में जो मंत्री नवाब मलिक हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक ये इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर वो इस्तीफा मांगते रहेंगे। मुंबई से संत दिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक अहम खबर, दिल्ली के इमामों को तनख्वाह जारी करने का वक्फ बोर्ड का फैसला। 280 इमामों के अलावा 2200 प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाह जारी की जाएंगी। 20 माह की बकाया तनख्वाह देने का अमल जारी। दिल्ली हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। और एक अहम खबर, वक्फ बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत किए गए हैं। ये खबर आ रही है दिल्ली से और इस खबर के मुताबिक दिल्ली के इमामों को तनख्वाह जारी करने का वक्फ बोर्ड का फैसला है और इस पे 280 इमामों के अलावा जो खबर है उसके मुताबिक 2200 प्राइवेट जो इमाम हैं मसाजिद के उन्हें भी तनख्वाह दी जाएंगी। 20 माह की बकाया तनख्वाह देने का अमल जारी है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। वक्फ बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और इस वक्त एक अहम खबर, जैसा आपने पहले आपको बताया कि दिल्ली के इमामों को तनख्वाह जारी करने का वक्फ बोर्ड का फैसला हो चुका है और वक्फ बोर्ड के 280 इमामों के अलावा 2200 प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाह दी जा रही है। 20 माह की बकाया तनख्वाह देने का अमल जारी है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई। वक्फ बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत भी किए गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इससे मुतालिक मुरादाबाद में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मुरादाबाद में वाक़ा मंडी समिति में वोटों की गिनती होनी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर असेंबली हलके के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 7 ईवीएम को रखा गया है। इस तरह से एक राउंड में 14 ईवीएम यानी 14 टेबल पर 14 ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मीडिया को भी हर राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। गणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है और लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा
जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियोयों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है और माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो इन सारों की मतगणना हम लगभग 10 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और मीडिया के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मीडिया को रिजल्ट संप्रेषण में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और अब उर्दू हल्के के लिए एक बहुत अच्छी खबर। तेलंगाना की तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी मुहिब्बाने उर्दू के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने का फैसला किया है। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में रियासत के काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने की करारदाद पेश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रियासत के चुनिंदा अजला ही में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल था। अस्सलामु अलैकुम। हुकूमत के इस फैसले का हम खैर मुक़द्दम करते हैं कि वो उर्दू ज़बान को दर्जे दुआम की हैसियत अता की और ये सुनकर तमाम मुहिब्बान उर्दू को मसरत हुई। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और इस फैसले का हम काबिल क़दर एहतराम भी करते हैं। बस इसका मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि वो हर हाई स्कूल में इसको लुज़ूम करे ज़बान दुआम की हैसियत से। सख्त मेहनत, सच्ची लगन, सब कुछ कर पाना मुमकिन होता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस के सीज़न 2 में हमने ऐसे बच्चों से आपकी मुलाकात कराई जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन होता है, और यही हमने इस हफ्ते की बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 में दिखा। आइए देखते हैं इसकी चंद झलकियां। अब जरा सोचिए, अगर दो टेक्निकल जीनियस आपस में मिल जाएं तो क्या होगा? तो तहलका होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाल मचेगा। और ऐसा ही धमाल मचाने आ रही है दो बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी, मुंबई से 11 साल के आयुष शंकरन और जसित नारंग। कोडिंग से हमें बहुत प्यार है और हम कोडिंग की वजह से ही दोस्त हैं। हमारी लाइफ कोडिंग के आसपास रिवॉल्व करती है। जब एक्टिंग की बात आए तो ये भी जीनियस कहलाए। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। कमाल है यार, कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन क्रेडिल क्या था? No, 9-10 साल। Unbelievable. Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. C है ना, CO2 emissions? मुझे नहीं लगता ये आंसर है। अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ये है। सही है, देखते हैं। 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई 30 किलोमीटर लंबी पार्क स्ट्रीट को सिर्फ 10 घंटे और 30 मिनट में पार कर गया। ये है तेनी तमिलनाडु से जय जसवंत। So what is your dream? You want to win an Olympic medal? Yes, sir. Do you know any Indian swimmer who's qualified for the Olympics? Sajan Prakash. Sajan Prakash is qualified for the Olympics? Yes, sir. You know who that is? Oh, he's Sajan Prakash. Hi. Hi, தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you. और आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है
जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लुनार क्रश करता है। लुनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर, जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए कई डायमेंशंस से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लुनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लुनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज आलमी यौम ख़वातीन है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन पर पेश है खुसूसी रिपोर्ट। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। आलमी यौम ख़वातीन मनाने का मकसद मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। आज के दिन की मुनासबत से सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसों और जलसों का इनकाद किया जा रहा है। उन्हें आईन की रूह से हासिल हकूक पर अमली निफाज करने और उन पर होने वाले जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद के खात्मे के अहद की तजदीद की जा रही है। हर साल इन मुबाहिसों और करारदादों के बावजूद हमारे मुल्क और मुआशरे में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रोज़ाना रोनुमा होते हैं, जो इंसानियत सोच और जहनों को झंझोड़ देते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़िदा प्रोग्रामों में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही होता है। अमली इक़दाम के लिए मजबूत क़ुव्वत इरादी का फ़ुक़दान है, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि रहनुमा और मुआशरा दोनों बेहिस हो चुके हैं। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। समाज की अहमियत और खिदमात का मोतरिफ नहीं है। इस यादगार दिन पर किए जाने वाले अहद को अमली जामा पहनाने की काविशें हर सतह पर करने की जरूरत है, क्योंकि बकौले अल्लामा इक़बाल, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरू। वाज़ेह है कि आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में अमरीका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनक़्क़िद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में ख़वातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए और अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यौम ख़वातीन के मौके पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और जम्मू कश्मीर के ख़वातीन कमीशन के साबिक़ सरबराह नईमा अहमद महजूर की किताब बियॉन्ड साइलेंस को पीपल्स लिटरेचर पब्लिकेशंस ने आलमी सतह पर इजरा किया। बरतानिया, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों के दर्जनों ख़वातीन मुसन्निफ़ों ने एक ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की।
पब्लिशर विवेक सकपल ने मजीद 2 किताबों को इजरा करते हुए कहा कि बरसगीर में ख्वातीन मुसन्निफों की तख्लीक़ात आलमी मेयार को छू रही हैं। बरसगीर में पहली बार हकीकत पर मबनी ऐसी पुरअसर कहानियाँ दुनिया को पढ़ने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में लिखने का फ़ायदा ये है कि इसकी रसाई पूरी दुनिया तक हो रही है। नईमा महजूर ने कहा कि पुरतशद्दुद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर की ख्वातीन आगे बढ़ने का ख्वाब पाल रही हैं। यही हालात उसको क़दामत पसंद माशरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं। शुरा ने नईमा महजूर से उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात किए और ख़वातीन की मसाइल उजागर करने पर उनकी तारीफ़ की। हालात के थपेड़ों ने जम्मू कश्मीर की औरत को एक कहानी बना दिया। वो खुद एक कहानी बन गई और वो मेरी इस किताब का मरकजी किरदार बन गई, जिसको गैर इरादी तौर पे क़दामत परस्ती के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जो घर उसके लिए एक महफूज जगह थी, बसा औकात वो उसके लिए गैर महफूज जगह बन गई। बाहर जाना चाहती थी, करियर देखना चाहती थी, आगे जो उसका ख्वाब था जाने का, उसको शर्मिंदा ताबीर करने की उसे न तो मोहलत मिली, न तो कोई चांस मिला, न ऐसे मौके मैसर हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बावजूद वो बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई, इसलिए कि पहले उसे अपनी लाइफ एंड लाइवलीहुड का सवाल सामने खड़ा हुआ, जिसको देखना पड़ा। और मेरी ये किताब उन्हीं औरतों के लिए है जो घर से बेघर या जो अपने प्यारों से महरूम और जो सुख से महरूम हो चुकी हैं। ख्वातीन के आलमी दिन पर महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने ख्वातीन को कश्मीर का दौरा करने के लिए खुसूसी दावतनामा भेजा। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज का कहना है कि कश्मीर ख्वातीन सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह है। उन्होंने ज़बरवान में महकमे के ख्वातीन मुलाजमीन के लिए एक बाग भी वक्फ किया और काम की जगह पर ख्वातीन के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GN एतो ने भी शिरकत की। ख्वातीन मुलाजमीन ने पौधे लगाए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ बच्चों ने भी शिरकत की। कुछ ख्वातीन सयाहों ने सेक्रेटरी सयाहत जम्मू कश्मीर के बयान की तायीद की। A message to women across the country, across the world, to come and visit Jammu and Kashmir. आपने देखा कि पिछले साल एक lady, a lone lady from Bangalore, she came and she did about 50 alpine lakes all alone here in Kashmir. For women travelers, this is one of the safest place in the country. They can come and travel and freely travel and enjoy the beauty of Jammu and Kashmir. I feel so safe. Like I can tell you it's 100% safe for women. Like even if I walk down on the street at 2 AM at night, it is totally safe. I have there are so many brothers who come to help you. They are so welcoming and so approaching that I would tell that Kashmir is the best place in India and you all should visit.